आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईद उल फित्र की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि 30 रोज़े रखने के बाद हर एक संभव तरीके से आप लोगों के सामने खबरें रखी, पर अफसोस कि इस रमज़ान लोग मस्जिद का रुख नहीं कर पाए। पर मस्जिद नहीं गए, घरों में ही लोगों ने अपनी इबादत पूरी तरीके से की। पर इसी के साथ साथ जो देश विदेश से जुड़े मामले हैं उसको लेकर के मैं आपके सामने जुड़ा हूं, जहां ईरान ने बैतुल मुक़द्दस को इजरायली सरकार के तानाशाह से छुड़ाने के लिए ऐलान कर दिया है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। आईजीआरसी के बयान जारी करके एक ऐलान किया कि बैतुल मुक़द्दस की स्वतंत्रता की निशानियां सामने आने लगी हैं। ईरान की इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल ने विश्व कुदरत दिवस के अवसर पर एक बयान जारी किया है। आईजीआरसी ने बयान जारी करके फिलिस्तीन के प्रतिरोध की प्रशंसा की और प्रतिरोध के मार्ग में शहीद होने वालों, विशेषकर शहीद सुलेमानी को याद किया। इस बयान में जारी कर कहा गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन षड्यंत्रों से पिछले 72 वर्षों से फिलिस्तीनियों की भूमि पर अवैध जायोनी शासन पर कब्जा जारी है। आईजीआरसी के अनुसार फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी विश्व का ज्वलंत विषय बना हुआ है। यह मुद्दा क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ऊपर है। इस बयान के अनुसार इस्लामी गणतंत्र ईरान आरंभ से फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं का सम्मान करता आया है। आईजीआरसी के बयान में बताया गया है कि शहीद कासिम सुलेमानी ने फिलिस्तीनियों को उनके अधिकार दिलाने और उनको जायोनियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए 20 साल से अधिक समय तक संघर्ष किया है। इस समय ईरान और इजराइल के बीच जारी मनोवैज्ञानिक युद्ध में ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी ने बहुत बड़ा प्रहार करते हुए और विश्व कुदरत दिवस के प्रदर्शनों से कुछ ही घंटों पहले कहा कि इजराइल सरकारी आतंकवाद में लिप्त है और फिलिस्तीन में बच्चों और आम नागरिकों को ज़िबह कर रहा है और ईरान हर देश और हर संगठन की मदद करेगा जो इजराइल नामक कैंसर के खिलाफ संघर्ष कर रहा हो। इस खास वक्त पर ईरान के सबसे प्रभावशाली नेता की ओर से इजराइल पर इस बड़े प्रहार के कई कारण हैं। ये प्रहार ईरान और इजराइल के बीच जारी साइबर युद्ध के दौरान किया गया। गुरुवार को ईरानी हैकर्स ने इजराइल की कई सुरक्षा व नागरिक वेबसाइटों को हैक कर लिया और उन पर इजराइल का विनाश करीब होने के नारे लिख दिए। इससे पहले भी इजरायली सूत्रों ने कहा था कि इजराइल के जल व स्वास्थ्य विभाग पर ईरान की ओर से साइबर हमला हुआ था। इजराइल और अमेरिका ने भी मिलकर गत 9 अप्रैल को बंदर अब्बास शहर की शहीद रजाई बंदरगाह पर साइबर हमला किया, लेकिन वह नाकाम रहा। सीरिया के भीतर ईरानी ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और हालिया दिनों में इन हमलों में बड़ी तेजी नोट की गई है, मगर इजराइल सीरिया से ईरानी फोर्सेस को निकालने की अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका है। ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ गया है। दोनों ओर से फारस खाड़ी में युद्धक नौकाओं के टकराव की धमकियां दी जा रही हैं। ईरान ने अपने 6 तेल टैंकर वेनेजुएला भेज दिए हैं जिन पर पेट्रोल लदा हुआ है। ये दर हकीकत ईरान ने अमेरिका को ललकारा है, जिसने वेनेजुएला की नाकाबंदी कर रखी है। हो सकता है कि अमेरिका ईरानी तेल टैंकरों का रास्ता रोके रखे उसे फिर फारस खाड़ी में ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान कोरोना वायरस की महामारी से पैदा होने वाले संकट से बाहर निकल चुका है। यह देश अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करने में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। तेल की कीमतें गिरने से जहां दूसरे बहु से देशों की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है, वहीं ईरान की अर्थव्यवस्था इस झटके को आसानी से सहन कर ले गई, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही तेल का निर्यात प्रतिबंधों की वजह से काफ़ी कम कर दिया था। इजराइल की हालत ये है कि एक साथ एक
से अधिक मोर्चों पर लड़ने में सक्षम नहीं है, यानी वे समुद्री, वायु और जमीनी लड़ाई के साथ ही साइबर युद्ध में भी कूद पड़ने की ताकत नहीं रखता। ईरान साइबर युद्ध में बड़ी महारत रखता है और कई बार अपना प्रभुत्व साबित कर चुका है। इस साल कुदस दिवस पर हर साल से अलग होगा, इसलिए नहीं कि कोरोना की वजह से रैलियां नहीं निकलेंगी, बल्कि इसलिए भी इजराइल के खिलाफ पूरे अरब जगत में भावना उत्तेजित है, क्योंकि उसके वेस्ट बैंक के विलय का ऐलान करके पहले ही चरम पर पहुंचे हुए तनावपूर्ण हालत को और भी तनावपूर्ण कर दिया है। इंतफाज़ा बहुत जल्द शुरू होने वाला है और ये सैनिक इंतफाज़ा होगा, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के पास अब हथियारों की कमी नहीं है। गज्जा में मौजूद मिसाइल अगर अब तक वेस्ट बैंक के इलाके में नहीं पहुंचे हैं तो अब पहुंच जाएंगे। इजरायलियों के कब्जे वाले फ़िलिस्तीन इलाकों में बहुत बड़ी संख्या 15 साल से कम के किशोरों की है, जो अपमान सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आयतुल्ला खमेनी ने अपने बयान में ये कहकर कि ज़ायोनीवाद एक नस्ल परस्त और चरमपंथी विचारधारा है, जबकि यहूदी समाज इससे अलग है। इस बयान में अमेरिका और इजराइल के हाथों से यहूदियों से हमदर्दी का कार्ड भी छीन लिया है। हम ये बात एक बार फिर कहेंगे कि इजराइल थरथर कांप रहा है, क्योंकि उसे अपना गला दबता हुआ महसूस हो रहा है। इस बीच साइबर युद्ध तो वह चीज़ है जिसकी बहुत से लोगों को अपेक्षा नहीं थी। आने वाले दिन अलग होंगे, क्योंकि अमेरिका के हाथ से सुपर पावर की हैसियत निकलती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कुदस दिवस के अवसर पर इजराइल की हजारों महत्वपूर्ण वेबसाइटों और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक साइबर हमलों ने ज़ायोनी शासन को हिलाकर रख दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खुद को हैकर्स ऑफ सेवियर या मुक्तिदाता के हैकर्स बताने वाले गुट ने गुरुवार की सुबह से इजराइल के डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए, जो शुक्रवार को अंतिम सूचना मिलने तक जारी थे। इजरायली मीडिया ने इसे ईरान और इजराइल के बीच साइबर युद्ध करार दिया। गौरतलब है कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के एक बंदरगाह पर साइबर हमला किया था और जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट डालने का प्रयास किया था। इजरायली मीडिया का दावा है कि ये हमला ईरान द्वारा इजराइल के वाटर सप्लाई सिस्टम पर साइबर हमले के जवाब में किया गया था। हैक की गई हज़ारों इजरायली वेबसाइटों के होम पेज पर ज़ायोनी शासन को चेतावनी देने वाले विभिन्न संदेशों के साथ ही ऐसे फोटो वीडियो भी देखे जा सकते हैं जिनमें तेल अवीव और इजराइल के अन्य शहरों को जलते हुए दिखाया जा रहा है। इजरायली साइबर ब्यूरो ने इजरायली वेबसाइटों पर साइबर हमले की पुष्टि करते हुए इन हमलों में ईरान के शामिल होने का आरोप लगाया। साइबर हमलों में इजराइल की कई बड़ी संस्थाओं, कंपनियों, राजनीतिक पार्टियों और संगठनों की वेबसाइट को निशाना बनाया गया। इजराइल के टीवी चैनल 12 का कहना है कि इजराइल पर किए गए साइबर हमले में जो गुट शामिल हैं उनका संबंध तुर्की, उत्तरी अफ्रीका के कई देशों और फिलिस्तीन के गज्जा से है। ईरान के साथ कोई सबूत नहीं मिला है। हैक की गई वेबसाइटों पर ज़ायोनी शासन को मिटा देने की धमकी के साथ ही एक ऐसा वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें इजरायली शहरों पर बमबारी करते हुए दिखाया गया है। निशाना बनाई गई वेबसाइटों पर ज़ायोनी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा गया, एक बड़े झटके के लिए तैयार हो जाओ। एक दूसरे संदेश में पढ़ा जा सकता है कि अगले 25 वर्षों में इजराइल का नामो निशा मिट जाएगा। हैकरों द्वारा जारी किए गए वीडियो में बैतुल मुकद्दस स्थित पवित्र मस्जिदुल अक्सा में हजारों मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। 1994 से शुरू होने वाली फिलिस्तीनियों की समस्याओं में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और अब ज़ायोनी शासन फिलिस्तीनियों के बचे खुचे इलाकों को कब्जा करके उन्हें वहां से निकालने की योजना बना रहा है। इस दौरान मुस्लिम और अरब देशों ने इजराइल के अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए बार बार प्रयास किए, लेकिन अमेरिका और यूरोप द्वारा ज़ायोनी शासन का समर्थन और मुसलमानों का एकजुटता नहीं होना जैसे कारणों की वजह से उन्हें हर बार हर हार का मुंह देखना पड़ता है।
लेकिन 1989 में ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद क्षेत्र में जन्म लेने वाले इस्लामी प्रतिरोध ने सन 2000 में उस वक्त पहली महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जब हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिण लेबनान से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद 2006 में सीधे हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच होने वाले 33 दिवसीय युद्ध में इजराइल को पराजय का सामना करना पड़ा। इस दौरान इजराइल और अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के खिलाफ कई बड़ी साजिशें की, लेकिन उनकी हर साजिश नाकाम हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि ईरान के आयतुल्लाह खमेनी ने ये साफ तौर पर ईद के दिन ऐलान किया और इसी को लेकर के हमने शारिक अदिल यूसुफ से बात की है, उस पर भी नजर डाल लीजिए। फिलिस्तीन ईरान इजराइल को लेकर के जो लगातार विवाद बन रहा है, उसी विवाद को लेकर के शारिक अदिल यूसुफ मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। शारिक, किस तरीके से देखा जा सकता है जो ईरान ने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द जो बैतुल मुकद्दस है वो इजराइल हुकूमत से आजाद करा लिया जाएगा? देखिए, अगर बैतुल मुकद्दस की आजाद कराने की बात है तो ये एक प्रोपेगेंडा वाली बात कर रहा है ईरान इस वक्त, क्योंकि बैतुल मुकद्दस अभी तक एक फ्री स्टेट के तौर पे देखा जाता है। अभी भी मुस्लिम्स उसको वैसे ही यूज कर रहे हैं जैसे किया जाता था फिलहाल, लेकिन कोरोना वायरस के बीच में बैतुल मुकद्दस को बंद करके रखा गया है, लेकिन ईद के बाद उसे दोबारा खोलने की बातें चल रही हैं। और ईद के बाद खोलने के पीछे एक प्रोपेगेंडा जरूर नजर आता है, लेकिन एज सच अगर बैतुल मुकद्दस की बात की जा रही है तो अभी तक इजराइल का स्ट्रगल बैतुल मुकद्दस की जमीन को अपने अंडर में लेने की जो स्ट्रगल है वो जारी है। उसके लिए इजराइल ने लगातार अमेरिका से मदद ली है, यूनाइटेड नेशन से मदद ली है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने ये अब जाके खुल के बोला है कि बैतुल मुकद्दस का जो एरिया है वो इजरायली रूल के अंदर या इजरायली जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। मुस्लिम्स अभी भी इसको डिनाई करते हैं और तमाम जो फिलिस्तीनी मुस्लिम्स है उनके लिए अभी भी मस्जिद अल अक्सा या जेरूसलम को आप कहिए ओवरऑल, तो वो उसे अभी भी एक इंटरफेथ एरिया के तौर पे देखते हैं या आप कहिए इंटरफेथ स्टेट के तौर पे देखते हैं। लेकिन उसके पीछे की वजह यह है नदीम के समझने वाली बात यह है कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे अहम जगह है और उसी वक्त वो यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा अहम जगह है, मतलब उनके लिए वो फर्स्ट पे आती है। और या ये कहना कि मुसलमानों के लिए वो थर्ड रैंक पे आता है या उस तरह का कुछ, वो भी कहना गलत है अपने तौर पे, क्योंकि हम उसे उतनी ही रिस्पेक्ट से देखते हैं जितना हम मदीना को या मक्का को देखते हैं। लेकिन जब बात आती है यहूदियों की तो वहां पे दो इलाका था जिसको वो टेम्पल माउंट के नाम से कहते हैं और टेम्पल माउंट ही एक ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके पीछे यहूदियों की इस वक्त की मांग है और वो चाहते ये हैं कि वो टेम्पल माउंट के एरिया यहूदियों को कंप्लीट जुरिस्डिक्शन के अंदर मिल जाए। लेकिन दिक्कत यहीं पे पैदा होती है कि मस्जिद अल अक्सा की जो जमीन है वो टेम्पल माउंट का बहुत अहम हिस्सा है और मस्जिद अल अक्सा को मुसलमान बहुत ज्यादा करीबी से देखते हैं, इसलिए यही वजह है कि लगातार इसके पीछे के विवाद बने हुए हैं। तो ईरान जब इस तरह की बात कहता है तो उसमें साफ तौर पे ये नजर आता है कि एक मुस्लिम सपोर्ट लेने के लिए ईरान इस तरह की बातें कह रहा है, लेकिन ये कहने की जगह ईरान को अभी प्रेजेंटली आके फिलिस्तीनियों की मदद करने की जरूरत पहले है। और जो फिलिस्तीनी इस वक्त वेस्ट बैंक में और गाजा में फंसे हुए हैं, जो उनको मदद पहुंचाने की जरूरत है। और उसके बाद मस्जिद अल अक्सा के लिए अगर जो लड़ाई है वो किसी तरह के आप ये समझिए कि वो जंगी लड़ाई नहीं है फिलहाल, उसको अभी अगर उसकी मांग करना है या उसके बारे में बातें रखनी है तो उनको अमेरिका से रिलेशन अच्छी करने की जरूरत है या उनको यूनाइटेड नेशंस की मदद लेने की जरूरत है, यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहां पे वो फेल होते हैं तो डिप्लोमेटिक फेलियर रहेगा ये मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा सा नदीम। शारिक, मैं ये भी जानना चाहता हूं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो फिलिस्तीन है वो कई देशों से घिर चुका है, अमेरिका के सपोर्ट में जरूर है, उधर तुर्की जो है हमले की योजना बना रहा है, ईरान ऐलान कर चुका है, तमाम देश हैं जो फिलिस्तीन के ऊपर घात लगाए बैठे हैं। तो ऐसे में क्या फिलिस्तीन और इजराइल का उबर पाएगा इन सब हालातों से? देखिए, फिलिस्तीन के बारे में समझना बहुत जरूरी है कि फिलिस्तीन जिस सिचुएशन में इस वक्त इजराइल है, चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हो उसके या खुद के अंदर की टेक्नोलॉजीज और तमाम तरह की डेवलपमेंट्स को लेके हो, तो इजराइल अभी इस वक्त बहुत आगे है किसी भी तमाम मुस्लिम देशों के कंपैरिजन में। यहाँ तक कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सबसे आप ये कहिए कि सबसे वेल इक्विप्ड नेशन अगर वो मिलिट्री वेपन्स या मिलिट्री ग्रेड मटेरियल्स के तौर पे कोई है तो वो इजराइल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार हथियार इजराइल से बन के निकलते हैं और दुनिया के सबसे शानदार जो स्पाई फोर्स और मिलिट्री फोर्सेस हैं वो इजराइल में है।
और पहले भी 1967 में भी, सिक्स डेज वॉर में भी ये देखा गया था कि इजराइल ने अकेले ही 3 देशों को हरा दिया था, और उसके अलावा कई प्रॉक्सी देश थे जो इजराइल के पीछे उस वक्त लगे हुए थे, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए इजराइल की एयरफोर्स ने एक दिन के अंदर अंदर पूरी इजिप्शियन एयरफोर्स को खत्म कर दिया था, ऑलमोस्ट एयरफोर्स बेसिस को ढूंढ निकाला था। तो उससे इजराइल के पावर का एक डिस्प्ले नजर आया था। लेकिन अगर इजराइल को इस तरीके से, हमें आप ये समझिए कि इजराइल के साथ अगर बैठ के बात करनी है तो उसके लिए एक मुस्लिम यूनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर टर्की ये सोचता है कि वो अकेले तौर पे इजराइल को कंट्रोल कर सकता है या इजराइल से लेवरेज पा सकता है किसी भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, तो वो प्रेजेंट तौर पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट का सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ है इजराइल को इलेक्शंस को लेके, तो वहां पे एक पावर का वॉइड क्रिएटेड है जिसमें नेतन्याहू और नए प्रेसिडेंट के बीच का कई तरह के विवाद खड़े हो रहे हैं। उसका फायदा उठाया जा सकता है, उसका फायदा उठाते हुए इस तरह के कदम लिए जा सकते हैं कि इजराइल का लेवरेज अपने तरफ लिया जा सकता है, जिसमें फिलिस्तीनियों के फायदे के लिए कोई चीज करवाई जा सकती है। लेकिन एज सच अगर आप इजराइल के ऊपर प्रेशर बना के कुछ करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कई यूरोपियन देश इस वक्त इजराइल के साथ हैं, और उसके अलावा अमेरिका ने फुल ऑन, अब ये कहिए कि ब्लाइंड सपोर्ट इस वक्त इजराइल को दिया हुआ है और ओपन सपोर्ट दिया हुआ है। तो इजराइल के साथ किसी तरह का कदम उठाना, खास कर इजराइल पे प्रेशर बनाने के लिए, तो इस वक्त तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है नदीम। शारिक, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो इजराइल के बने हुए सामान हैं उनका बहिष्कार करने की मांग जो है तुर्की, ईरान, तमाम कुछ मुस्लिम देश जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं वो लोग ये मांगे कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा अगर जो सामान है उनका बहिष्कार किया जा सकता है, इजराइल पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इजराइल पे असर पड़ेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इजराइल पे असर पड़ेगा, लेकिन उससे कई ज्यादा असर जो है इन देशों पे पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि दुनिया के जो ज्यादातर अभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें से ज्यादातर चीजें इजराइली कंट्रोल्ड है, और ज्यादातर जो चीजें निकल के आती हैं वो इजरायली डेवलप्ड है। तो आप कितनी इजरायली चीजों को आप मना करिएगा? आपके साबुन से लेके आपकी घड़ी के कांटों तक, या आपके सुई से लेके आपकी वेपनरी तक, ज्यादातर चीजें इजराइल की डेवलप्ड, इजराइल की ब्लूप्रिंट पे है। तो अगर आप इस तरीके से बॉयकॉट करने पे आइएगा तो आपको तमाम चीजों को बॉयकॉट करने की जरूरत पड़ेगी। तो बॉयकॉट करने वाला एक लेवल तक, आप ये समझिए कि वो स्ट्रैटेजी एक लेवल तक काम कर सकती है, जब तक मुस्लिम वर्ल्ड खुद ये नहीं समझे कि जो तमाम चीजें जो इजराइल से आ रही हैं, इजराइल दूसरे देशों को दे रहा है ब्लूप्रिंट्स, और वहां से डेवलप होकर जो वो चीजें आ रही हैं, उन चीजों को बॉयकॉट करने की जगह मुस्लिम वर्ल्ड का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो इन तमाम चीजों के बारे में अपने लोगों को पढ़ाए, उन्हें समझाए कि ये चीजें कैसे बनती है, वॉर स्ट्रेटजीज क्या है, और तमाम वेपनरीज किस तरह की वेपनरीज हैं, या किस तरह के बेसिक इक्विपमेंट्स है। और खास कर इस तरह का एग्रीकल्चर को लेकर जो इजराइल का अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इन तमाम चीजों से इजराइल से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक बात हमेशा याद रखिए कि किसी अपने आप एक गॉड फादर का एक डायलॉग है जिसको मैं एकदम सिंपल करके आपको बताता हूँ, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। इसका मतलब है कि अपने दोस्तों को करीब रखें और दुश्मनों को ज्यादा करीब रखें। और इजराइल से इस वक्त आप किसी भी और देश के कंपैरिजन से ज्यादा सीख सकते हैं। तो अगर इजराइल की नीतियों से आपको तकलीफ पहुंच रही है, इजराइल की नीतियों से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इजराइल से सीखिए कि वो नीतियां क्या है, इजराइल से सीखिए कि उसने जो डेवलपमेंट किया है उसमें क्या मेहनत लगी और कैसे डेवलप हुआ है। क्योंकि तमाम इजराइल एक छोटा सा देश है, उतने बड़े से मिडिल ईस्ट के, आप ये समझिए कि तमाम आइलैंड, अगर एक लैंड को एक आइलैंड में आप कन्वर्ट करिए तो उन तमाम देशों के बीच में घिरा हुआ एक छोटा सा आइलैंड की तरह है इजराइल। तो बाकी देशों को इजराइल से सीखने की जरूरत है इस वक्त। और इजराइल को जो लोग नीचा दिखा के बोलते हैं और जो नीचा दिखा के देखते हैं, ये उनके तौर पे एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि इजराइल के वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि तमाम इतने बड़े देशों के बीच में रहते हुए भी अपने आप को उसने डिप्लोमेटिकली और वो तमाम टेक्नोलॉजीज और वॉरफेयर और हर तरह के फील्ड में उसने अपने आप को तमाम उन सारे घिरे हुए देशों से ज्यादा ऊपर करके रखा हुआ है नदीम। तो अपने दुश्मन से सीखना कोई खराब बात नहीं है, या अपने एनिमी से सीखना कोई छोटी बात नहीं है, आपको छोटा नहीं बनाती है, बल्कि वही चीज आपको आगे ले जाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सीखें और जहां से आपको नॉलेज मिल रही है उस नॉलेज को जरूर गैदर करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि इजराइल का तमाम मुस्लिम देश जो हैं वो बहिष्कार कर रहे हैं। इजराइल का बहिष्कार करने के साथ साथ अब लोग वहाँ के बने प्रोडक्ट को बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ईरान ने ये साफ तौर पर ऐलान किया कि जल्द बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएंगे और फ़िलिस्तीनियों के साथ हो रहे इंसाफ को लेकर के चाहे जिस भी तरीके से लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिस पर उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों से मदद की गुहार की है कि उनके साथ आकर के बैतुल मुक़द्दस और फ़िलिस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर हमारा सहयोग करें। मैं ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के आपके सामने जुड़ता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।
शुक्रिया।